Hello everyone, welcome to Study Right. In this video, we will discuss some static questions for your ESIC exam, which will help you in scoring good marks in GA section. इस वीडियो में हम स्टैटिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले ESIC एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा। टोटल 10 सेट्स आएंगे इस सीरीज में, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, जिसे हम लोग पीएम स्वनिधि भी कहते हैं। इसका नाम स्वनिधि योजना भी है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया था 1 जून, डेट भी आपको याद रखना है, 2020 को। अब ये वही समय है जिस दिन हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। इस वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनके लिए ये स्कीम हमारी सरकार द्वारा लाया गया था। सो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो दोनों में क्या फ़र्क है? जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसका जितना भी खर्च होता है वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हमारी केंद्र सरकार करती है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है उसमें कुछ परसेंटेज रहता है, लाइक 50% कर देगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% कर देगा स्टेट गवर्नमेंट, या 40-60 ऐसे कुछ रेशियो डिफाइन किया जाता है, उसमें होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो जो पीएम स्वनिधि योजना है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें 10,000 रुपये दिए जाते हैं रेडी जो लगाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, एक साल के लिए। एक साल के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। और इसमें अगर वो जो स्ट्रीट वेंडर है वो अगर ऑन टाइम पेमेंट वगैरह कर देता है विदिन बाउंडेशन जो उनको दिया गया उसमें, तो उनको 7% का एक इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जाता है फ्री में। जो भी अमाउंट वो पे किए तो उन्हें 7% सब्सिडी भी मिलता है उस 10,000 से। और इसमें आपको मैक्सिमम 1200 कैशबैक मिल सकते हैं। जैसे आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, तो उसमें आपको मैक्सिमम 1200 कैशबैक भी मिल सकते हैं। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि इस योजना का टेक्निकल पार्टनर कौन है। तो इस योजना का टेक्निकल पार्टनर है सिडबी। सिडबी इस योजना को चलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कैन बी टेकन बाय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। आपको डेट्स भी याद रखनी है कि कब योजना, कौन सा योजना कब लॉन्च किया गया था। सो ये 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी है, एक है शिशु कैटेगरी, दूसरा है किशोर कैटेगरी और तीसरा है तरुण कैटेगरी। सो अब शिशु कैटेगरी में बात करें तो उसमें 50,000 लोन मिलता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक लोन मिलता है, ठीक है। और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक लोन मिलता है। सो आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट कितना हम लोग लोन ले सकते हैं। सो मैक्सिमम 10 लाख का लोन इस योजना के तहत लिया जा सकता है। और ये योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। पेमेंट बैंक हैज़ बीन सेटअप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। सो एक होता है पेमेंट बैंक और एक होता है स्मॉल फिनांस बैंक। सो पेमेंट बैंक जो है वो नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था। और पेमेंट बैंक का पेडअप कैपिटल मिनिमम जो पेडअप कैपिटल है वो होना चाहिए 100 करोड़ मिनिमम पेडअप कैपिटल। और स्मॉल फिनांस बैंक की बात करें तो इसका मिनिमम पेडअप कैपिटल है कितना, 300 करोड़। पहले ये 200 करोड़ था बट अब 300 करोड़ कर दिया गया है। और स्मॉल फिनांस बैंक है वो ऊषा थोराट कमेटी के कहने पे स्मॉल फिनांस बैंक खोला गया था। और टोटल इंडिया में कितने स्मॉल फिनांस बैंक और पेमेंट बैंक है? सो टोटल पेमेंट बैंक है 6 और टोटल स्मॉल फिनांस बैंक पहले 11 थे, अब 12 हो गए हैं, क्योंकि एक यूनिटी स्मॉल फिनांस बैंक भी बन गया है, ठीक है। पहले 11th में था शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जिसको बना दिया गया था स्मॉल फिनांस बैंक। सो अब टोटल 12 स्मॉल फिनांस बैंक है हमारे इंडिया में। और सबसे पहला स्मॉल फिनांस बैंक कौन था? सो कैपिटल स्मॉल फिनांस बैंक था, वो सबसे पहला स्मॉल फिनांस बैंक था। और सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? तो वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, सबसे पहला पेमेंट बैंक। हु हैज़ प्लेड द रोल ऑफ कस्तूरबा गांधी इन मूवी गांधी। सो एक मूवी आई थी कस्तूरबा गांधी, गांधी से रिलेटेड, उस मूवी का नाम था गांधी, जो कि डायरेक्ट किया गया था। उनके डायरेक्टर कौन थे? सो उनके डायरेक्टर थे डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो इस मूवी के डायरेक्टर थे। इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, जो कि 1982 में ये मूवी रिलीज़ की गई थी। तो इसमें गांधी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनका रोल रोहिणी हतंगरी ने प्ले किया था, ठीक है। और अगर गांधी की बात करें तो गांधी का रोल प्ले कौन किया था? बेन किंसले करके एक हीरो थे, मतलब एक्टर थे। उन्होंने गांधी का रोल प्ले किया था और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का रोल प्ले किया था रोहिणी हतंगरी ने। और इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता हो। गांधी जी ने मात्र एक ही मूवी अभी तक देखी है। वो अब एक बार गए थे वो मुंबई जुहू के टाइम,
तो उनको कहा गया था कि आप एक मूवी देखो, बट उनका वैसे मन नहीं था मूवी देखने का। सो 2 जून 1944 को 2 जून को वो गए थे मुंबई में, ठीक है, मुंबई जुहू के पास। उन्होंने सबसे पहली फिल्म और आखिरी मूवी, तो वो गांधी जी ने एक ही मूवी देखी है और पहली मूवी देखी है जिसका नाम था राम राज्य। सो गांधी जी ने केवल एक ही मूवी देखी है, राम राज्य, जो कि विजय भट्ट द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। विजय भट्ट, इसके प्रोड्यूसर कौन थे? विजय भट्ट। सो राम राज्य मूवी प्रोड्यूस किया गया था विजय भट्ट के द्वारा। ये गांधी जी द्वारा देखी जाने वाली पहली और अंतिम मूवी है। और पहले गांधी जी ने कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन इन्होंने 1.5 घंटा इस मूवी को देखा था। कहाँ पे? तो मुंबई जुहू के पास कोई सिनेमा हॉल था, वहाँ ये मूवी लगी थी, तो गांधी जी इस मूवी को देखे थे। ये गांधी जी का देखा हुआ पहला और आखिरी मूवी था। 5वां क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर विच कमीशन? सो आरबीआई जो था वो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था। और इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हिल्टन यंग ने कब रिकमेंड किया कि आरबीआई को बनना चाहिए? तो हिल्टन यंग ने 1926 और 2026 1926 को रिकमेंड किया था कि भारत में एक सेंट्रल बैंक बनना चाहिए। और हिल्टन यंग इस्टेब्लिश कब किया गया था? ये ब्रिटिश द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में। सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? सो 1920 में हुई थी, लेकिन उसने रिकमेंड कब किया था? उसने 1926 में रिकमेंड किया था कि हमारे भारत में एक सेंट्रल बैंक बनना चाहिए। अब आरबीआई की बात करें, सो आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था कब? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था। और आरबीआई एक्ट कौन सा है? तो आरबीआई एक्ट है 1934। सो आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई का एक्ट कौन सा है? तो 1934 एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1935 में वो अपना ऑपरेशन चालू कर दिया था, स्टार्टेड ऑपरेशन। और सबसे पहले जब आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था तो उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। पहले जब आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ तो उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में ये हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई कर दिया गया, ठीक है। और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। अब नेशनलाइज करने का मतलब क्या है? पहले ये जो आरबीआई था वो प्राइवेट ओन्ड था, लेकिन नेशनलाइज कर दिया गया 1949 1 जनवरी को। सो इससे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, चेक इज़ वैलिड फॉर। तो चेक मैक्सिमम टाइम कितने पीरियड के लिए वैलिड होता है? सो मैक्सिमम जो चेक होता है वो 3 मंथ के लिए ही वैलिड होता है। और आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्टेल चेक क्या होता है? सो जब चेक जो होता है वो 3 मंथ के बाद अगर हम उसको ले जाए बैंक में, उसको अगर हम लोग ले जाए बैंक में, तो उसको स्टेल चेक कहा जाएगा, क्योंकि वो 3 मंथ बाद वो एक्सपायर हो चुका है, अब वो वैलिड नहीं है। तो चेक ओनली वैलिड 3 मंथ के लिए ही वैलिड होता है। टैक्स डिडक्शन इन डोनेशन एज पर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? सो अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो अगर मान लो आपके पास काफ़ी सारा पैसा है, सो आप टैक्स बचा सकते हैं, उसको डोनेट कर दो कहीं पे। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, सो आप उसमें कुछ पैसे डोनेट कर दो, लेकिन उसमें भी एक सीमा है, आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही रुपए ही बचा सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख ही बचा सकते हैं डोनेशन एज पर अगर आप डोनेशन दे के अगर टैक्स बचाना चाहते हो, सो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही उसे सेव कर सकते हैं। सो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप डोनेट कर दो, सो उससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। सो मैक्सिमम कितना टैक्स बचा सकते हैं? सो 1.5 लाख। आपको 1.5 लाख फिगर भी याद रखना है। और किस सेक्शन के तहत होता है? तो 80G। सो अगर आपको डोनेशन में टैक्स बचाना है तो 80G, और एक होता है सेविंग में। अगर आप सेव करके टैक्स बचाना चाहते हैं तो वो किस में आता है? 80C में। सो ये दोनों सेक्शन आपको ध्यान रखना है, 80G और 80C। सो आप टैक्स बचा सकते हैं एक सेविंग में और एक डोनेशन में। डोनेशन में 80G और सेविंग में 80C। व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो सेंसस से आपको देखना 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि पूरे लिटरेसी रेट, कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है। सो कंट्री का लिटरेसी रेट है 74.04%। ये सारे फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 65.46% है फीमेल लिटरेसी, और मेल लिटरेसी की बात करें तो 82.14 है मेल लिटरेसी, और ओवरऑल है 74.04%। और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी है केरला में, केरला में है सबसे 93.9%। यहाँ का 93.9% लोग साक्षर हैं। और दूसरे में आता है लक्षद्वीप में 92.28 है जितने की साक्षर लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरला। और अगर कंट्री की अगर हम लोग बात करें कि कंट्री में लिटरेसी रेट क्या है, तो वो 74.04% है। फीमेल की बात करें तो 65.46 है, और मेल की बात करें तो कितना? मेल की 82.14 है। PM दक्ष योजना लॉन्च बाई विच मिनिस्ट्री?
सो पीएम दक्ष योजना किसके लिए लॉन्च किया गया था? सो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये योजना क्या है? जो कि मार्जिनलाइज पीपल है, जो कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं, सो उनके स्किल के लिए, उनके स्किल को इन्हांस करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था पीएम दक्ष योजना। सो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पीएम दक्ष योजना किस मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने जस्ट लॉन्च किया था स्माइल स्कीम भी लॉन्च किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखें। और पीएम दक्ष का एक दक्ष का फुल फॉर्म भी है पीएम दक्षता एंड कुशलता हित समाग्रही। सो फुल फॉर्म नहीं याद रखें, बट फुल फॉर्म एक बार देख लेना आप। लेकिन पीएम दक्ष योजना किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया लॉन्च इन विच ईयर? सो मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014 में लॉन्च किया गया था। और मेक इन इंडिया का सिंबल क्या है? सो मेक इन इंडिया का सिंबल है लायन। सो लायन जो है वो मेक इन इंडिया का सिंबल है। और ये जो सिंबल है मेक इन इंडिया का, आप देखोगे एक ऐसे लायन रहता है, उसमें बहुत सारा फोटोज़ वगैरह रहता है, वो कौन डिज़ाइन किया था? सो ये जो लोगो है वो डिज़ाइन किया गया था वी सुनील के द्वारा। वी सुनील एक केरला के हैं व्यक्ति, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था लोगो मेक इन इंडिया का। और लास्ट क्वेश्चन है ईपीएलआई बॉन्ड लॉन्च बाई। सो ईपीएलआई बॉन्ड लॉन्च किया गया था इंडिया पोस्ट के द्वारा। अब ये ईपीएलआई बॉन्ड क्या है? ये जो पोस्टल इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसी का डिजिटल वर्जन है ईपीएलआई बॉन्ड। सो ये 10 या 11 क्वेश्चन है इस पहले सेट से रिलेटेड, और आने वाले सेट में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।